तो आइए स्टार्ट करते हैं हम आज बीकॉम फर्स्ट ईयर अकाउंट्स में रिवीजन बैचेस, जिसमें मैं आपको जीरो से लेके सारी चीज़ें आपको रिवाइज करवाने वाला हूँ। केवल मैं कॉन्सेप्ट कवर करूँगा। अगर ज़रूरत पड़ी, समय रहा, तो मैं आप लोग को चैप्टर्स के प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी रिवाइज करवाने की कोशिश करूँगा। अदरवाइज़ आप ये पूरे कॉन्सेप्ट पढ़ लेंगे तो भी आपका काम हो जाएगा। ये जो वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, हो सकता है मैं इसे यूट्यूब पे भी अपलोड करूं, अदरवाइज आप इसे प्राइम प्रोफेशनल क्लासेस के ऐप पे देख सकते हैं। तो आप लोगों ने अगर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे यूट्यूब चैनल पे जाएं, प्राइम प्रोफेशनल क्लासेस पे, और उसे सब्सक्राइब करें। तो आइए मैं स्टार्ट करता हूँ रिविज़न। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे जर्नल से। जर्नल पढ़ने से पहले हम सबसे पहले जान लेते हैं टाइप्स ऑफ अकाउंट्स के बारे में। चलिए बताइएगा कितने टाइप्स के अकाउंट होते हैं मुझे आप लोग। तो हमारे जो टाइप्स ऑफ अकाउंट है उसे 3 भागों में बांटा गया है। सबसे पहले बेटा अकाउंट है आपका पर्सनल अकाउंट। सबसे पहले बेटा आपका पर्सनल अकाउंट। दूसरा है आपका रियल अकाउंट, और ये जो तीसरा है आपका वो है नॉमिनल अकाउंट। ये 3 हमारे अकाउंट्स हैं जिसे हमें पढ़ना है, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट। ठीक है, तो पर्सनल अकाउंट को फर्दर मैंने 3 भागों में क्लासीफाई किया हुआ है। ये आता है सबसे पहले नेचुरल पर्सनल, नेचुरल पर्सनल। दूसरा होता है आर्टिफिशियल पर्सनल, आर्टिफिशियल पर्सनल। तीसरा होता है बेटा रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल। ठीक है, ये 2 अकाउंट है रियल और नॉमिनल जो है, इन्हें बोला जाता है इम्पर्सनल अकाउंट। क्या बोला जाता है? इम्पर्सनल अकाउंट। तो रियल अकाउंट क्या होता है मैंने बताया हुआ है, रिलेटेड विथ एसेट्स। तो रिलेटेड विथ एसेट्स मतलब लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीन, प्रीपेड एक्सपेंस। समझ में आ रहा है? बैंक, कैश, जितनी भी, चाहे वो करंट एसेट हो, फिक्स्ड एसेट हो, इनटेंजिबल एसेट हो, किसी भी एसेट से अगर वो अकाउंट संबंध रखता है तो आपका वो रियल अकाउंट होगा। नॉमिनल अकाउंट जो है बेटा किससे रिलेटेड होगा? लॉसेस से, आपके लॉसेस से, प्रॉफिट है, गेन है, इनकम है। लॉसेस के साथ साथ आप एक्सपेंस भी लिख सकते हैं। तो इनसे रिलेटेड अकाउंट्स जो होते हैं बेटा वो क्या होते हैं? नॉमिनल अकाउंट की कैटेगरी में आते हैं। और रियल अकाउंट में मैंने बता दिया एसेट से। अब ये पर्सनल अकाउंट में क्या आता है? तो पर्सनल अकाउंट में सबसे पहले आप समझेंगे नेचुरल पर्सनल। नेचुरल पर्सनल मतलब ह्यूमन बींग, जो हम लोगों हैं, हम लोगों के नाम से जो अकाउंट रिलेशन रखेगा वो कौन सा अकाउंट होगा? पर्सनल अकाउंट होगा, रिलेटेड विथ ह्यूमन बींग्स। ह्यूमन बींग्स, ह्यूमन बींग से रिलेटेड, हम इंसानों से संबंध, जैसे राम का नाम है, मेरा नाम है, आपका नाम है, किसी का भी नाम जो है वो किस में आएगा? नेचुरल पर्सनल में आएगा। दूसरा होता है आर्टिफिशियल पर्सनल। आर्टिफिशियल का मतलब होता है बेटा क्या? कृत्रिम, काल्पनिक चीज़ें जो है, काल्पनिक सॉरी, कृत्रिम। आर्टिफिशियल मतलब जिसे आप देख नहीं सकते, छू नहीं सकते। तो यहाँ पर जो आएगा वो क्या आएगा बेटा? आपका नेम ऑफ कंपनी है, नेम ऑफ सोसाइटी है, नेम ऑफ बिजनेस फर्म्स हैं, उनसे अगर कोई अकाउंट संबंध रखेगा तो वो क्या आएगा बेटा? आपका आर्टिफिशियल पर्सनल में आएगा। और रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल में ध्यान रखना कौन कौन सी चीज़ें आएंगी? प्रीपेड के, प्रीपेड, आउटस्टैंडिंग, अक्रूड, अनअक्रूड, बैंक ओवरड्राफ्ट, कैपिटल, ड्राइंग। तो इतनी चीज़ें आपकी किस में आएंगी? रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल में आएंगी। तो यहाँ पर मैंने अकाउंट का क्लासिफिकेशन बता दिया। 3 टाइप का अकाउंट होता है, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट रिलेटेड विथ ह्यूमन बींग्स, ठीक है, फिर बिजनेस फर्म्स, और ये जो नाम मैंने लिख दिए। रियल अकाउंट रिलेटेड विथ एसेट, एसेट का मतलब लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीन, फर्नीचर, ठीक है, मोटर कार, टाइपराइटर, कंप्यूटर, इनसे हो गया। और नॉमिनल अकाउंट मैंने बताया जितने भी आपके एक्सपेंसेस हैं, लॉसेस हैं, जैसे एक्सपेंसेस में आप रेंट, सैलरी, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, इंश्योरेंस प्रीमियम, ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। और लॉसेस में बैड डेट हो गया आपका, मेनली लॉस बाय थेफ्ट, लॉस बाय फायर, ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। प्रॉफिट में अगर कोई भी चीज़ें आपको इनकम रिसीव हो रही है, जैसे कमीशन मिला, इंटरेस्ट मिला, डिविडेंड मिला, कोई भी चीज़ें आपको रिसीव हो गई, वो आपकी इनकम बन जाएगी। क्लियर हो गई चीज़ें? आइएगा अब अपन पढ़ते हैं, इसमें जर्नल पे आते हैं। तो ये मैंने क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स आपको बता दिया। तो अब जर्नल पे मैं डायरेक्ट ये जो पढ़ा रहा हूँ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ा रहा हूँ, तो जो चीज़ें मुझे लगेंगी कि बतानी चाहिए मैं केवल उन्हीं को ही एक्सप्लेन करूँगा। अब मैं जर्नल में ये नहीं बताऊँगा कि जर्नल क्या होता है, ठीक है, फिर भी बता दे रहा हूँ थोड़ा सा। जर्नल और जर्नल एंट्री, ये 2 चीज़ें पढ़नी है। आप लोग जानते हैं बेटा दिन भर में बिजनेस में कई सारे ट्रांजेक्शन होते हैं। किसी को माल बेचा, किसी से माल खरीदा, किसी को खर्चा के लिए पैसा दिया, सैलरी दी, रेंट दिया, कमीशन में, दिन भर में कई सारे ट्रांजेक्शन
होते हैं। और ये सभी ट्रांजेक्शन को मेरे लिए मेमोराइज करना यानी कि याद रख पाना अपने इस छोटे से दिमाग में पॉसिबल नहीं होता। इसलिए इन सभी ट्रांजेक्शन को हम क्या करते हैं बेटा, एक बुक में सेपरेटली रिकॉर्ड करके चलते हैं। तो जिस बुक में इसे रिकॉर्ड किया जाता है उस बुक को बोला जाता है जर्नल। और उसमें जो भी एंट्री हम करते हैं, जो एंट्री करने की प्रोसेस होती है, उस प्रोसेस को जर्नल एंट्री या जर्नलाइजिंग बोला जाता है। क्लियर हो गई चीज़ें। तो इस जर्नल एंट्री के लिए हमारे क्या बेटा कुछ गोल्डन रूल्स बने हुए हैं और कुछ मॉडर्न अप्रोच हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, दो टाइप की अप्रोच होती है। तो जर्नल एंट्री की क्या होती है, दो अप्रोच होती है। एक होती है बेटा ट्रेडिशनल अप्रोच, ट्रेडिशनल अप्रोच, और दूसरी जो होती है बेटा वो होती है मॉडर्न अप्रोच। कौन सी अप्रोच है वो, मॉडर्न अप्रोच। तो आप लोगों ने मॉडर्न अप्रोच और ट्रेडिशनल अप्रोच दोनों पढ़ा हुआ है। तो जस्ट लाइक मॉडर्न मतलब क्या, आज के दिनों का हो गया, और ट्रेडिशनल मतलब जो अनादिकाल से यानी कि पहले के टाइम से चलता आ रहा है। तो ट्रेडिशनल अप्रोच में आपकी जो जर्नल एंट्री है उसके लिए 3 रूल्स बने हुए हैं। कितने रूल्स बने हुए हैं, 3 रूल्स बने हुए हैं, 3 रूल्स। तो 3 रूल्स जो हैं, पहला है पर्सनल अकाउंट के लिए, दूसरा है रियल अकाउंट के लिए, और तीसरा है नॉमिनल अकाउंट के लिए। 3 रूल क्यों हैं, क्योंकि हमारे 3 टाइप के अकाउंट थे, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। तो पर्सनल अकाउंट के रियल रूल है डेबिट द रिसीवर, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। ये मेरा किसका है, पर्सनल अकाउंट के लिए रूल है। रियल अकाउंट के लिए रूल बना बेटा डेबिट ऑल एसेट्स, सॉरी डेबिट व्हाट कम्स इन, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। क्रेडिट किसको करना है, जो जाएगा वो क्रेडिट होगा, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। ठीक है। नॉमिनल अकाउंट में क्या बोलता है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। और क्रेडिट किसको करोगे, क्रेडिट ऑल प्रॉफिट गेन और इनकम। तो ये हमारे ये जो रूल है, ये तीनों रूल, इन तीनों रूल को बोला जाता है गोल्डन रूल्स। क्या बोलते हैं इनको, गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंट, गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंट। इसी में हम आते हैं आगे, इसी में हम आगे आएंगे तो मॉडर्न रूल आता है, मॉडर्न अप्रोच। तो मॉडर्न अप्रोच में क्या क्या चीज़ें, मॉडर्न अप्रोच में आपके 5 आइटम होते हैं, ये ध्यान रखना। पहला होता है लाइबिलिटी, फिर इनकम, और ये हो गई कैपिटल, जिसको हम LIC बोलेंगे। किससे याद रखेंगे, LIC, लाइबिलिटी, इनकम और कैपिटल। तो अगर ये तीनों चीज़ें हमारी इंक्रीज हो रही हैं तो क्रेडिट होंगी, डिक्रीज हुई तो डेबिट होंगी, हाँ या ना, कोई डाउट। अब दूसरी चीज़ क्या है, एसेट्स है, और क्या है बेटा, एक्सपेंसेस हैं। तो ये इंक्रीज होती हैं तो डेबिट, और डिक्रीज होती हैं तो क्रेडिट। इन पांचों आइटम के ऊपर बेस्ड है। तो आप इस अप्रोच से भी चल सकते हो, इससे भी चल सकते हो। एग्जाम में ये नहीं पूछता है कि जर्नल एंट्री आपको पास करनी है मॉडर्न अप्रोच से कि ट्रेडिशनल अप्रोच से। जर्नल एंट्री आप चाहे मॉडर्न से करो चाहे ट्रेडिशनल से करो, आंसर में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, सेम आंसर रहेगा, सेम जर्नल एंट्री बनेगी। तो जर्नल में हम जो भी चीज़ें करते हैं बेटा वो क्या होती है, एक सिस्टमेटिक वे में की जाएंगी। मतलब ऐसा नहीं कि 1 तारीख का ट्रांजेक्शन पहले है, फिर 5 आ गया, फिर 2 आ गया, फिर 12, फिर 3, ऐसा नहीं। तो जो भी चीज़ें डेट वाइज लिखी जाती है, इस डेट वाइज लिखने की प्रोसेस को हम बोलते हैं क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। क्या बोला जाता है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। हम सबसे पहले एंट्री जो करते हैं बेटा जर्नल में कर रहे होते हैं, इसलिए इसे हम प्राइमरी बुक बोलते हैं। क्या बुक बोलते हैं, प्राइमरी बुक। तो जर्नल का जो फॉर्मेट होता है, सबसे पहले आप लिखते हो डेट, फिर आप लिखते हो बेटा यहाँ पर पर्टिकुलर, मैं वो एक कॉलम नहीं बना रहा हूँ, डेबिट और क्रेडिट, इस फॉर्मेट में आपका काम होगा। ठीक, जर्नल एंट्री आप जो भी लिखे, जैसे सपोज मैंने लिख दिया कैश अकाउंट डेबिट, ठीक है, टू कैपिटल अकाउंट लिख दिया, क्या लिख दिया, टू कैपिटल अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट मैंने क्या लिख दिया, कैपिटल अकाउंट। तो इसको एक्सप्लेन करने के लिए मैं यहाँ एक ब्रैकेट में क्या लिखूंगा बेटा, 2 लाइनें लिखूंगा, बीइंग बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश। तो ये जो मैं नरेशन को लिखूंगा इसे बोला जाता है नरेशन। एग्जाम में आप लोग बोलोगे सर हमने इसे लिखा है बट ये नरेशन लिखना छूट गया हमसे, तो मार्क्स कितने मिलेंगे। मान के चलते हैं एक जर्नल एंट्री के 2 नंबर है, तो इसके लिए 1 नंबर रहता है और इसके लिए 1 नंबर रहता है। अब कुछ का आंसर रहेगा सर हमारी जर्नल एंट्री हमने कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश लिखी है बट नरेशन सही लिखा, नंबर मिलेगा क्या, जी नहीं। ये एंट्री सही होगी तो आपको नंबर मिलेगा, अदरवाइज नंबर नहीं मिलेगा। क्लियर हो गई चीज़ें। तो मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट एंट्रीज हैं जो मुझे लगता है आपको बतानी चाहिए, तो मैं आपको उसको बताने से पहले जर्नल एंट्री पास कैसे करनी है वो समझा रहा हूँ। तो जर्नल एंट्री पास करने के लिए पहला स्टेप, स्टेप 1,
सबसे पहले जो भी आपका ट्रांजेक्शन है जिसके लिए आप जर्नल एंट्री करने वाले हो, उस ट्रांजेक्शन में कौन कौन से आइटम इन्वॉल्व हैं वो आपको आइडेंटिफाई करने हैं, पहचानने हैं। आइडेंटिफाई द आइटम्स इन्वॉल्व इन द ट्रांजेक्शन। तो सबसे पहला हो गया, स्टेप 1 क्लियर हो गया। इसको आइडेंटिफाई करना है, आइडेंटिफाई आइटम्स, आइडेंटिफाई आइटम्स, क्लियर हो गई चीज़ें। उसके बाद दूसरा काम आपको क्या करना है, आइटम्स आइडेंटिफाई करने के बाद इनका नेचर पहचानोगे। क्या पहचानोगे? इनका नेचर। ये एसेट्स है कि लाइबिलिटी है कि ये एक्सपेंस है, गिवर है, रिसीवर है, कौन है आखिर, ये आपको आइडेंटिफाई करना है। इसके बाद ये आइडेंटिफाई हो गया तो यहाँ से आपको अकाउंट्स का क्या हो जाएगा बेटा, कंफर्मेशन होगा। अगर वो चीज़ उसका नेचर एसेट्स का है तो कौन सा अकाउंट हो गया, रियल अकाउंट है। एक्सपेंस है तो नॉमिनल अकाउंट है। इनकम है तो नॉमिनल अकाउंट है। रिसीवर और गिवर है तो पर्सनल अकाउंट है। यहाँ से ये आइडेंटिफाई होने के बाद आप क्या कर लोगे, अकाउंट आइडेंटिफिकेशन करोगे। अकाउंट आइडेंटिफाई हो गया तो आप क्या करोगे, उसका रूल लगाओगे और जर्नल एंट्री पास करोगे। क्लियर हो गई चीज़ें। तो मैं कुछ जर्नल एंट्री लेके आ रहा हूँ, प्लीज़ सुनिएगा। पहली जर्नल एंट्री है, स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश। किससे स्टार्ट करो बेटा बिजनेस, कैश से बिजनेस स्टार्ट किया आपने। किससे स्टार्ट किया, कैश से। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं स्टेप वाइज पूरी एंट्री सिखा रहा हूँ, इसके बाद भी जर्नल एंट्री नहीं बनेगी तो मेरे से पर्सनल में पूछ लेना। तो इसमें दो दो आइटम कौन कौन से आएंगे, पहला आइटम आएगा कैश और दूसरा आइटम आएगा आपका कैपिटल। कैश, हम जो भी चीज़ें सोचेंगे बिजनेस फॉर्म के अकॉर्डिंग सोचेंगे, मैं अपने हिसाब से नहीं सोचूंगा। मैं ये मान के चलूंगा बिजनेस उस साइड है और मैं इस साइड है, तो जो भी चीज़ें यहाँ सोची जाएंगी बिजनेस के हिसाब से सोची जाएंगी। किसके अकॉर्डिंग सोची जाएंगी, बिजनेस के अकॉर्डिंग। तो बिजनेस में पैसा आएगा। कैश मेरी क्या बेटा, एसेट है। बिजनेस के हिसाब से सोचो तो कैश आएगा, आएगा। कौन सा अकाउंट हुआ, ये रियल अकाउंट हुआ। रियल अकाउंट क्या बोलता है, डेबिट व्हाट कम्स इन, तो ये क्या हो गया, डेबिट। बात करता हूँ मैं कैपिटल की। कैपिटल क्या हो गया, बिजनेस में कैपिटल कौन इन्वेस्ट करता है, बिजनेस का मालिक, जिसे हम प्रोप्राइटर बोलते हैं। तो प्रोप्राइटर कौन हो गया, मान लो मैं बिजनेस में पैसे इन्वेस्ट किया हूँ तो प्रोप्राइटर कौन है, पुष्कर जैन। तो पुष्कर जैन एक इंसान है जो पर्सनल अकाउंट की कैटेगरी में आएगा और वो बिजनेस को क्या कर रहा है बेटा, पैसा दे रहा है, क्रेडिट द गिवर। इसलिए ये जो गिवर है, जो पैसा लगाया जाता है उसे क्या बोला जाता है, कैपिटल। और कैपिटल क्या होगी बेटा, बिजनेस में जब आएगी तो बिजनेस की कैपिटल क्या होगी, इंक्रीज होगी। और कैपिटल इंक्रीज होगी तो मैंने क्या बोला, क्रेडिट किया जाता है, इसलिए इसे आप क्या करोगे, क्रेडिट। तो जर्नल एंट्री क्या बनेगी, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। ये मेरी पहली एंट्री हो गई। अब दूसरी एंट्री, अब बिजनेस जो स्टार्ट कर रहे हो बेटा आप, जरूरी नहीं कि केवल बिजनेस में केवल कैश लाओ। मान के चलते हैं आपके पास एसेट्स हैं कुछ, जैसे आप जिस चीज़ का बिजनेस कर रहे हो पहले से वो काफ़ी आपके पास पड़ा हुआ है। जैसे कोरोना के बाद बिजनेस आप रीस्टार्ट करो, कोई दूसरे बिजनेस पे स्विच हो गए, आपके पास स्टॉक पड़ा हुआ है, कुछ आपके पास फर्नीचर पड़ा हुआ है, कुछ लाइबिलिटीज़ भी हैं आपके पास, किसी को पैसा देना वेना भी है। तो अगर बिजनेस में आपके पास एसेट्स आ रही हैं तो एसेट्स डेबिट होती हैं और जो भी लाइबिलिटीज़ आएंगी वो लाइबिलिटीज़ क्या होंगी, क्रेडिट। फॉर एग्जाम्पल बिजनेस में मेरा क्या आया बेटा, कैश आया, तो बिजनेस में कैश आ रहा है, कैश एसेट है, कैश डेबिट होगा। कोई गुड्स लेके आ रहा है, गुड्स को हम क्या बोलते हैं, स्टॉक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्टॉक। तो स्टॉक लेके आ रहा है तो बेटा स्टॉक भी क्या होगा, डेबिट होगा, स्टॉक डेबिट होगा। मान के चलते हैं फर्नीचर लेके आया है तो फर्नीचर भी क्या होगा, डेबिट। और टू क्या, मान के चलते किसी की मुझे पेमेंट करनी थी, मान के चलते हैं मुझे मेहता को 2 लाख रुपए का क्या करना है, रिपेमेंट करना है। मैंने मेहता से बिजनेस के लिए क्या लिया हुआ था, पैसा लिया हुआ था। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, मेहताज लोन आ जाएगा ना। लोन लिया हुआ हो तो मेहताज लोन आ गया कि नहीं आ गया, लाइबिलिटी है मेरी। मान के चलते हैं ये 2 लाख, ये 3 लाख और ये 4 लाख का था। 2 3 5 और 4 9 लाख। बिजनेस में कितने रुपए आए हैं, टोटल 9 लाख रुपए आए हैं। तो 9 लाख रुपए में से मेहता से मैंने कितने रुपए लिए हुए हैं, 2 लाख। तो मेरे खुद का पैसा कितना हुआ, 7 लाख। तो जो खुद का पैसा होता है उसे ही क्या बोलते हैं, कैपिटल बोलते हैं। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, टू कैपिटल अकाउंट। कितना रुपए, 7 लाख रुपए, ये मेरा कैपिटल अकाउंट में आ जाएगा, यस और नो। तो ये हो गई सेकेंड एंट्री। अब आते हैं, बिजनेस स्टार्ट किया है तो बिजनेस में अब आप क्या करोगे, माल खरीदोगे। तो माल जो आप खरीदोगे गुड्स, तो वो गुड्स 2 कैटेगरी के हिसाब से हो सकता है, या तो आपने माल नकदी में खरीदा होगा या तो माल उधारी में खरीदा होगा। इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं हो सकता, उधारी और कैश होता है। तो सबसे पहले अगर आप गुड्स परचेज कर रहे हो कैश में तो 2 आइटम आएंगे। परचेज गुड्स फॉर कैश की एंट्री बता रहा हूँ। पहला आइटम आएगा आपका परचेज और दूसरा आइटम आएगा कैश। तो परचेज को हम बिजनेस के लिए क्या मान के चलते हैं, एक्सपेंस मान के चलते हैं। तो ये हमारा क्या हुआ, एक्सपेंस।
एक्सपेंस से मतलब कौन सा अकाउंट हुआ, नॉमिनल अकाउंट हुआ। नॉमिनल अकाउंट क्या बोलता है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। अब बिजनेस है, बिजनेस से कैश, कैश हमारी क्या हो गई, एसेट है, एसेट है। कैश बिजनेस से बाहर जाएगा कि नहीं जाएगा, माल खरीदोगे तो पैसा पेमेंट करोगे, कैश जाएगा। कैश हमारे लिए क्या हो गई, एसेट है, एसेट है। क्रेडिट कौन सा अकाउंट हुआ, रियल अकाउंट हुआ। रियल अकाउंट क्या बोलता है, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो क्या एंट्री बनेगी, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, यस और नो। अब बिजनेस में जो भी माल खरीदते हैं ये हो गया कैश में। मान लो उधारी में खरीदा होता, मान के चलते मैंने माल खरीदा है भूमिका से। किससे माल खरीदा है, भूमिका से माल खरीदा है। तो माल खरीदा है वर्ड दिया है मैंने, अभी तक उसको कोई पेमेंट नहीं की है। तो यहाँ पर परचेज तो किया, परचेज तो आएगा, बिजनेस में एंट्री तो इसकी होगी, पर मेरी पॉकेट से भी पैसा नहीं गया है। पैसा नहीं गया है मतलब जाएगा इन फ्यूचर, जब जाएगा तब देखेंगे। अभी मुझे भूमिका को पैसे देने हैं कि नहीं देने, भूमिका को पैसे देने, इसलिए मुझे क्या हुआ, वो मेरे लिए क्रेडिटर हुई। या ये देख सकते हैं कि भूमिका जो है बिजनेस को माल देने वाली है। बिजनेस को कौन है, माल देने वाली, क्रेडिट द गिवर करते हैं ना, तो नाम आ रहा है परचेज और भूमिका। तो जब क्रेडिट परचेज करोगे तो इस कैश की जगह क्या होगा, इस कैश की जगह कैश रिप्लेस हो जाएगा भूमिका से। अगर किसी का नाम नहीं दिया है तो उसकी जगह पे आप क्या लिखोगे, क्रेडिटर लिखोगे। क्या लिखोगे, क्रेडिटर। क्या लिखोगे आप वहाँ पास, क्रेडिटर। क्रेडिटर यानी कि ये कौन हुआ, गिवर है कि नहीं, बिजनेस को माल देने वाली। पर्सनल अकाउंट हुआ, क्रेडिट द गिवर। अगर मैं दूसरी अप्रोच से देखूं तो बिजनेस ने उधारी में माल खरीदा है तो बिजनेस की लायबिलिटी क्या होगी, बढ़ेगी। और लायबिलिटी बढ़ेगी तो हम क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। क्लियर हो गई चीज़ें, ओके। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब माल परचेज कर लिया तो माल आप क्या करोगे, बेचने के लिए तो खरीदते हो, हाँ या ना। तो माल आप बेचोगे, तो जैसा आपने माल खरीदा था वैसे ही माल आप सेल आउट भी करोगे। अगर आपने कैश सेल की है, क्या की है, कैश सेल, नकदी में माल बेचा है, कैश सेल्स, कैश सेल्स हो रही है। तो नकदी में आप माल बेचोगे तो बिजनेस में क्या होगा, पैसा आएगा। तो यहाँ पर पहला आइटम हो गया कैश, और दूसरा आइटम क्या हो जाएगा यहाँ पर, सेल्स। तो कैश आया, कैश आएगा तो क्या होगा, रियल अकाउंट एसेट है, डेबिट होगा। सेल्स, सेल्स हमारी बिजनेस फर्म के लिए क्या हुई, इनकम मान के चलेंगे, रेवेन्यू मान के चलेंगे, हाँ या ना। तो हमारे लिए ये क्या होता है, नॉमिनल अकाउंट होता है। नॉमिनल अकाउंट क्या बोलते हैं, क्रेडिट द ऑल इनकम। तो ये क्या होगा, क्रेडिट। तो एंट्री क्या बनेगी, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, यस और नो। अब यही चीज़ मान लो मैंने उधारी में बेची होती, मान लो मैंने किसी को माल बेचा है, मान लो माखीजा को मैंने माल भेजा है, बेचा है, भेजा नहीं, बेचा है माखीजा को। तो माखीजा कौन हुआ, उस गुड्स का रिसीवर हुआ कि नहीं हुआ। माखीजा मतलब किसी पर्सन का नाम है, नेम है, मतलब ये कौन सा अकाउंट हुआ, पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट क्या बोलता है, क्रेडिट द गिवर और डेबिट द रिसीवर। तो माखीजा कौन है, रिसीवर ऑफ गुड्स। तो माखीजा को क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। तो माखीजा डेबिट टू सेल्स। अब एक चीज़ ध्यान रखना, सेल्स जिंदगी में कभी भी डेबिट नहीं होगी। कई लोग परचेज टू सेल्स, सेल्स टू परचेज ऐसी एंट्री बताते हैं, तो ऐसी एंट्री बिल्कुल नहीं होती है, वो रेक्टिफिकेशन में होती है ऐसी एंट्रियाँ, यहाँ नहीं होती हैं। तो सेल्स क्या होता है, रेक्टिफिकेशन के अलावा कहीं भी डेबिट नहीं होता है। और ज़िंदगी में हमेशा सेल्स का क्रेडिट बैलेंस ही रहेगा, ध्यान रखना। और परचेज का डेबिट बैलेंस, कुछ जगहों पे परचेज क्रेडिट हो सकता है, ड्राइंग ऑफ गुड्स वगैरह जो आगे बताऊंगा। यहाँ तक की चीज़ें क्लियर हो गई। अब माल खरीदा, माल बेचा। अब माल के बाद हम क्या करेंगे, माल हमारे पास वापस भी तो आएगा, और जिसको हमने माल बेचा है उससे वापस आएगा, और जिससे हमने खरीदा है उसको माल वापस करेंगे। तो इनको बोलते हैं परचेज रिटर्न और सेल्स रिटर्न। क्या बोलते हैं, परचेज रिटर्न और सेल्स रिटर्न। तो परचेज रिटर्न में क्या होगा, मैंने माल जिससे खरीदा था उसको वापस करूंगा। तो जिससे मैंने माल खरीदा था उसको हम क्या बोलते हैं, क्रेडिटर बोलते हैं। अब सामने वाले को माल मैं अब वापस करूंगा, जो पहले गुड्स का क्या था, गिवर था, अब वो गुड्स का क्या बनेगा, रिसीवर। मैंने भूमिका से माल खरीदा था तो भूमिका क्रेडिट हुई थी, अब मैं भूमिका को माल वापस करूंगा तो भूमिका माल की रिसीवर हुई। तो माल का रिसीवर क्या होगा, डेबिट होगा, तो भूमिका को क्या कर देंगे, डेबिट। और परचेज रिटर्न हमेशा क्या होगा, क्रेडिट। वैसे ही अब सेल्स रिटर्न आएगा। सेल्स रिटर्न जब आएगा तो कस्टमर से मैंने क्या किया था, कस्टमर को माल बेचा था तो डेबिट द रिसीवर हुआ था। अब वही आदमी अब मुझे माल वापस करेगा तो वो माल का क्या होगा, गिवर होगा। क्या होगा, वो माल का गिवर होगा, क्रेडिट द गिवर। तो सेल रिटर्न अकाउंट हमेशा डेबिट होता है। सेल रिटर्न अकाउंट क्या होगा, डेबिट टू उस आदमी का नाम जिससे मैंने माल, जिसको मैंने माल बेचा था, उसे हम क्या बोलते हैं, डेटर बोलते हैं। तो यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा, डेटर लिखूंगा। यहाँ तक की एंट्री क्लियर होगी, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न। अब बारी आती है फिक्स्ड एसेट्स खरीदने की और फिक्स्ड एसेट बेचने की। किसकी, फिक्स्ड एसेट खरीदने की,
फिक्स्ड एसेट बेचने की। अगर मैं फिक्स्ड एसेट खरीदूंगा और फिक्स्ड एसेट बेचूंगा तो ये मेरे बिजनेस के लिए खर्चा नहीं है या इनकम नहीं है, इसलिए हम परचेज और सेल्स की जगह बस क्या करेंगे, उस फिक्स्ड एसेट का नाम लिखेंगे। क्या लिखेंगे, उस फिक्स्ड एसेट का नाम। कोई डाउट यहाँ तक? तो जब मैंने कोई फर्नीचर खरीदा तो फर्नीचर डेबिट, फर्नीचर बेचा तो टू फर्नीचर, इसके अलावा कुछ भी चेंजेस नहीं आएगा, सारी चीज़ें सेम रहेंगी। अब आते हैं फर्नीचर है, फर्नीचर के ऊपर हमारा क्या लगेगा बेटा, एक एक चीज़ें को रिलेट करते हुए चलोगे तो सारी जर्नल एंट्री दिमाग में बैठ जाएगी। बिजनेस चालू हुआ, बिजनेस में पैसा आया, फिर माल खरीदे, माल बेचे, माल वापस आया, माल वापस किए, बिजनेस है तो अब माल खरीदने तो कहाँ रखेंगे, फर्नीचर चाहिएगा। हाँ, तो फर्नीचर वगैरह सारी चीज़ें यूज होंगी, हाँ या ना। अब उस पर डेप्रिसिएशन लगेगा। तो हमने कहाँ तक पढ़ लिया बेटा, फर्नीचर के डेप्रिसिएशन पे। तो डेप्रिसिएशन पे आते हैं, तो डेप्रिसिएशन हमारे लिए क्या होगा, एक्सपेंस होगा, और एक्सपेंस है तो नॉमिनल अकाउंट डेबिट, और डेप्रिसिएशन नॉन कैश आइटम होता है, मतलब इसके लिए आपको किसी को पैसे देने की जरूरत नहीं है। डेप्रिसिएशन से फर्नीचर की यानी कि एसेट्स की वैल्यू कम होती है, और एसेट्स कम होती है तो उसे क्रेडिट करते हैं। तो डेप्रिसिएशन टू एसेट का नाम। डेप्रिसिएशन एक डिटेल चैप्टर है, कैसे कैलकुलेट किया जाता है वहाँ आपको मैं समझा दूंगा। जो भी उसकी वैल्यू दे रहेगी इंटू रेट अपॉन 100 इंटू जितने टाइम पीरियड वो यूज होगा। अब सबसे पहले नोट नंबर 1 समझेंगे, ये इंपॉर्टेंट नोट्स हैं जो लोग प्राय गलत करते हैं। सुनिएगा, जब भी आप किसी से माल खरीदते हैं या माल उसे सेल आउट करते हैं, अगर उसमें दो केस हो सकते हैं। सबसे पहले केवल क्या लिखा है, परचेज्ड गुड्स लिखा है, परचेज्ड गुड्स या गुड्स सोल्ड, बस इतना लिखा है। अब यहाँ ये नहीं लिखा है कि मैंने किस आदमी को बेचा है, उधारी में बेचा है कि नकदी में बेचा है, ये दोनों चीज़ें मिसिंग है। मतलब कि कैश वर्ड भी नहीं दिया और पार्टी का नाम भी नहीं है। जब दोनों चीज़ें नहीं दी रहती है तो हम उसे किस में मानते हैं, कैश ट्रांजेक्शन एज्यूम किया जाएगा। तो यहाँ कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स या परचेज टू कैश लिखेंगे। पहली चीज़ क्लियर हुई। दूसरी चीज़, अगर मान के चलते हैं परचेज गुड्स फ्रॉम राम लिखा है, बट यहाँ ये मेंशन नहीं किया है कि माल राम से जो आपने खरीदा है वो नकदी में खरीदा है। कहने का मतलब क्या, पार्टी का नाम तो दिया है बट कैश वर्ड नहीं दिया। बोलोगे सर चेक दिया होगा, तो अरे कहने का मतलब है कैश या बैंक या चेक कुछ भी वर्ड नहीं दिया, बस पार्टी का नाम दिया है। तो जब पार्टी का नाम दिया रहेगा तो उसे हम क्रेडिट ट्रांजेक्शन एज्यूम करेंगे। क्लियर हो गई दो चीज़ें। तीसरी चीज़ें, ये इंपॉर्टेंट है, जो भी चीज़ें मैं बता रहा हूँ सुन लीजिएगा, तो ये इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर मैं यहाँ बता रहा हूँ आपको, अगर आपने फिक्स्ड एसेट को परचेज किया है और परचेज करके अपने घर तक या अपनी फैक्ट्री तक जहाँ तक लाया है, घर बोलना ठीक नहीं रहेगा, बिजनेस बोलना, बिजनेस प्रीमाइसेस में लेके आ रहे हैं, तो वहाँ तक जितने भी खर्चे आप करेंगे वो सारे खर्चे फिक्स्ड एसेट की कॉस्ट में ऐड हो जाते हैं। जैसे मैंने एक मशीन खरीदी 2 लाख की, अब मशीन को यहाँ तक लाने के लिए मैंने फ्रेट दिया 20,000 रुपये का, तो मैं फ्रेट अकाउंट डेबिट टू कैश नहीं करूँगा, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश उस मशीन की वैल्यू में ऐड हो जाएगा। कहने का मतलब है उस मशीन को इंस्टॉल करने तक के खर्चे सारे किस में आएंगे, उस एसेट के कॉस्ट में ऐड हो जाएंगे। समझ में आया? और इंस्टॉल होने के बाद अगर उसमें कोई रिपेयर लग रहा है या कोई भी खर्चा लग रहा है तो पर्टिकुलर उस खर्चे का नाम लिखा जाएगा, रिपेयर टू कैश। ठीक है, क्लियर हो गई चीज़ें। तो फिक्स्ड एसेट को खरीदने से लेके उसको इंस्टॉल करवाने तक के जितने भी खर्चे हैं उस एसेट की कॉस्ट में डेबिट होंगे, यानी कि ऐड हो जाएंगे। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ थी। तो परचेज हो गया, सेल्स हो गया, परचेज रिटर्न हो गया, सेल्स रिटर्न हो गया। अब जब भी आप माल खरीदते हैं तो आप हो सकता है सामने वाले को डिस्काउंट दो, या किसी से माल आप क्या कर रहे हो बेटा, डिस्काउंट रिसीव हो सकता है, डिस्काउंट अलाउड हो सकता है। माल खरीदे तो आपको डिस्काउंट मिलेगा, माल बेच रहे हैं तो डिस्काउंट देना पड़ेगा। तो ये 4 एंट्री अभी मैं जो बताने वाला हूँ आपको एग्जाम पेपर में गारंटी है दिखेगी, ये मेरी 200% गारंटी है, अभी से नोट कर लो। ठीक है, तो हमारा डिस्काउंट जो है बेटा 2 टाइप का होता है। डिस्काउंट कितने टाइप का होता है, 2 टाइप का। एक होता है ट्रेड डिस्काउंट और दूसरा होता है बेटा कैश डिस्काउंट। सारी चीज़ें मैंने नोट्स में ऑलरेडी आप लोगों को भेजा हुआ है, कुछ भी चीज़ें नोट करने की जरूरत नहीं, सुने बस। 1.5 घंटा समझ लो कि यहाँ बागेश्वर बाबा का जैसे प्रवचन सुनते हैं ना, वैसे ही मेरा प्रवचन हो रहा है आज। ठीक है, 1.5 घंटे का। तो यहाँ पर क्या है, ट्रेड डिस्काउंट है और दूसरा क्या है, कैश डिस्काउंट। तो ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है, अगर आप किसी से सर्टेन क्वांटिटी या सर्टेन वैल्यू का कोई माल खरीदते हैं या उसे माल बेचते हैं तो जो डिस्काउंट ऑफर किया जाता है उसे हम ट्रेड डिस्काउंट बोलते हैं। जैसे बाय 2 गेट 1 फ्री या बाय 2 गेट 50% ऑफ, ये सब क्या है, ट्रेड डिस्काउंट है। तो ट्रेड डिस्काउंट की कोई जर्नल एंट्री नहीं होगी, ये ध्यान रख लेना, नो जर्नल एंट्री। और जब कैश डिस्काउंट की बारी आएगी तो कैश डिस्काउंट हमेशा क्या होता है, जल्दी पेमेंट रिसीव करने के लिए हम सामने वाली पार्टी को डिस्काउंट दे देते हैं।
तो यही डिस्काउंट क्या कहलाता है, कैश डिस्काउंट कहलाता है। क्लियर हो गई चीज़ें। तो ट्रेड डिस्काउंट की जर्नल एंट्री होती है, कैश डिस्काउंट की होती है, ट्रेड की नहीं होती। इसमें 4 केस है, समझना। पहला चीज़, पहली एंट्री, मान लो मैंने परचेज किया है 2 लाख रुपए का माल, ठीक है, ट्रेड डिस्काउंट है 10%, कैश डिस्काउंट है यहाँ पर 5%। पहला केस, कैश डिस्काउंट 5%, मैंने पूरा पेमेंट सामने वाले को दे दिया। दूसरा केस क्या हो सकता है, परचेज मैंने किया है, मान लेते हैं 2 लाख का, ट्रेड डिस्काउंट 10%, कैश डिस्काउंट भी कितना है 5%। मतलब ये दोनों क्वेश्चन सेम है, बोलोगे दोनों में डिफरेंस क्या। अब डिफरेंस यहाँ मैं क्रिएट कर रहा हूँ। अब क्या किया हूँ, पेमेंट कितना किया हूँ मैं, ओनली 60%। पेमेंट कितना किया हूँ, 60%। माल किससे खरीदा हूँ, फ्रॉम राम, ठीक। तो अब यहाँ पर मेन खेल है वर्किंग नोट का, कैलकुलेशन का। तो जब आप सामने वाली पार्टी से माल खरीद रहे हो तो परचेज कर रहे हो, तो परचेज आपके लिए खर्चा है, तो परचेज अकाउंट क्या होगा, डेबिट होगा। पॉकेट से आपके पैसा जाएगा तो ये जो कैश है वो क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा, हाँ या ना। परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। और माल आपने खरीदा है तो आपको डिस्काउंट रिसीव होगा, डिस्काउंट रिसीव हुआ मतलब आपके लिए इनकम हुआ, इनकम क्या हुआ, नॉमिनल अकाउंट क्रेडिट। तो यहाँ क्या लिखोगे, टू डिस्काउंट अकाउंट लिखोगे, हाँ या ना, कोई दिक्कत। परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट टू डिस्काउंट अकाउंट। अब इसका जो कैलकुलेशन है वो इंपॉर्टेंट है। ये जो मान के चलते हैं, ये जो प्राइस है इसको बोलते हैं इनवॉइस प्राइस। क्या प्राइस, इनवॉइस प्राइस, जिसको हम लिस्ट प्राइस या कैटलॉग प्राइस के नाम से भी जानेंगे। किसके नाम से जानेंगे, लिस्ट प्राइस या कैटलॉग प्राइस। तो आप यहाँ सबसे पहले लिखोगे इनवॉइस प्राइस 2 लाख रुपए, फिर इसमें से सबसे पहले माइनस करोगे ट्रेड डिस्काउंट कितना परसेंट, 10%, 20,000 रुपये। तो ये बचेगा 1,80,000 रुपये, 1,80,000। फिर इस पर आप क्या करोगे, माइनस करोगे कैश डिस्काउंट कितना परसेंट, 5,000, कितना आएगा, 1,80,000, 9,000 रुपये आएगा। तो ये कितना बचेगा, 1,71,000, हाँ या ना। कितना बचेगा, 1,71,000। कोई डाउट यहाँ तक, ठीक। तो कैश कितना जाएगा, 171 जाएगा। डिस्काउंट कितना मिला, 9 मिला। और हमेशा परचेज या सेल्स में जो अमाउंट लिखेंगे, ट्रेड डिस्काउंट माइनस करने के बाद जो बचेगा वो अमाउंट आएगी। तो कितना रुपए लिखोगे आप यहाँ पर, 1,80,000। कोई डाउट। अब यहाँ पर आते हैं केस 2 में। अब सामने वाले को कितना परसेंट पेमेंट कर रहे हो आप, 60% पेमेंट आपने राम को की है। इट मीन्स 40% पेमेंट करना स्टिल बचा हुआ है, हाँ या ना। तो 40% जो बचा हुआ है उसे हम क्रेडिट परचेज बोल सकते हैं। तो यहाँ पर से एक एंट्री में क्या होगा, आप यहाँ पर से ऐड क्या कर दोगे, टू राम। अब ये पूरी अमाउंट का कैलकुलेशन चेंज हो जाएगा। ये तो ये वही रहेगी, 1,80,000 ही रहेगी परचेज, चाहे आप नकदी में खरीदो चाहे उधारी में खरीदो। ट्रेड डिस्काउंट दोनों केस में आपको मिलता है। क्लियर है। तो आपका अब यहाँ से 2 हिस्से हो जाएंगे, कैश 60%, क्रेडिट कितना, 1,80,000 का 40% निकालोगे, 18 चौक 72, 72,000। और ये 1,08,000 रुपये आएगा, हाँ या ना। तो कैश डिस्काउंट कौन से पोर्शन पे मिलेगा, केवल कैश वाले पोर्शन पे मिलेगा। माइनस यहाँ में क्या कर दूंगा, CD, 1,08,000 का 5,400 आएगा क्या, इसको माइनस करके कितना बचेगा जल्दी बताना, 1,02,600। तो मेरी पॉकेट से कितना पैसा जाएगा, 1,02,600 रुपये। तो कैश जो जाएगा यहाँ मैं 1,02,600 लिखूंगा, डिस्काउंट में कितना लिखूंगा, 5,400, राम में कितना 72,000, और ट्रेड वाली इसमें तो ट्रेड डिस्काउंट माइनस करने के बाद बची हुई अमाउंट को ही लिखा जाता है। अब यहाँ केवल ये दोनों कैश क्लियर हुए, हाँ या ना। अब लिखा हुआ है परचेज गुड्स फ्रॉम राम, ठीक है। केवल क्या लिखा हुआ है, परचेज गुड्स फ्रॉम राम 2 लाख एट 10% ट्रेड डिस्काउंट। यहाँ में कहीं कैश वर्ड बोला क्या, नहीं बोला है। तो ये माल किस में खरीदा है मैंने, उधारी में, हाँ या ना। आप एंट्री क्या करोगे, परचेज अकाउंट डेबिट टू राम, 2 लाख रुपए लिखूंगा कि 2 लाख में से 10% माइनस करने के बाद, 10% माइनस करने के बाद, बिकॉज ट्रेड डिस्काउंट चाहे नकदी में खरीदो चाहे उधारी में, दोनों केस में अलाउड होता है। अब मान के चलते हैं, अब ये राम को क्या किया है, अब यहाँ पर एक वर्ड सुनना ध्यान से, रिटर्न गुड्स वर्थ ₹20,000। इनवॉइस प्राइस कितने का माल वापस कर दिया मैंने, 20,000 रुपये की वैल्यू का माल मैंने सामने वाले पार्टी यानी कि राम को मैंने वापस किया।
तो राम गुड्स का कौन हुआ? रिसीवर। तो राम डेबिट। टू क्या लिखूंगा? परचेज रिटर्न, हाँ या ना? तो यहाँ कितना रुपये लिखा जाएगा? बहुत बढ़िया। कितना लिखेंगे भाई? तुमने माल खरीदा था 10% ट्रेड डिस्काउंट में, तो जब माल वापस करोगे तो सामने वाला पार्टी डिस्काउंट काटने के बाद ही वापस लेगा। ये गलती होगी यहाँ पर, ये जर्नल एंट्री अगर ऐसी आई तो ये गलती होगी। तो 20,000 माइनस कितना? 10%। क्लियर? कोई डाउट? अब सेम चीजें आपको सेल्स के केस में देगा। तो सेल्स के केस में जब देगा तो सामने वाले को क्या लिखा रहेगा? माल बेचा लिखा रहेगा, तो पैसा आएगा कैश अकाउंट डेबिट। दूसरा चीज क्या होगा? डिस्काउंट में बेचा तो डिस्काउंट अकाउंट डेबिट। टू क्या लिखोगे? सेल्स कैलकुलेशन अमाउंट का वही रहेगा। अब मान लो कुछ पोर्शन क्रेडिट में था, तो यहाँ पर क्या होगा? जो पोर्शन क्रेडिट में थे उसका नाम, जिसको हम क्या बोलेंगे? डेटर। पूरा कैलकुलेशन वैसे ही रहेगा। यहाँ तो हमारी ये 4 एंट्री क्लियर हो गई। सेल्स में 2, परचेज में 2, क्लियर है। अब माल बेचे हैं, तो माल बेचे हो बेटा, तो माल बेचोगे तो आपका पैसा डूब सकता है कि नहीं डूब सकता है? उधारी में माल बेचोगे तो डूब सकता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? बैड डेट। तो बैड डेट में क्या होता है सुनिएगा। बैड डेट की जब जर्नल एंट्री करोगे तो बैड डेट हमारे लिए क्या है? लॉस है। तो बैड डेट अकाउंट क्या करोगे आप? डेबिट करोगे, हाँ या ना? लॉस है, नॉमिनल अकाउंट। तो बैड डेट अकाउंट क्या होगा? डेबिट। टू क्या लिखोगे? डेटर। एसेट है डेटर, हमारी डेटर की वैल्यू कम हो जा रही है, बैड डेट टू डेटर। अब मान लो कुछ समय के बाद ये पैसा मुझे रिकवर्ड हो गया। क्या हो गया? रिकवर्ड हो गया, तो बैड डेट रिकवरी बोला जाएगा उसे, हाँ या ना? तो हमारी एंट्री क्या बनेगी? कैश अकाउंट डेबिट, पैसा आएगा रियल अकाउंट। बैड डेट रिकवरी के कारण आ रहा है, तो बैड डेट रिकवरी मेरी क्या है? इनकम है। तो टू बैड डेट रिकवरी, कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट रिकवरी। कोई डाउट यहाँ तक? तो ये सारी एंट्री क्लियर हो गई। अब बिजनेस है, बिजनेस में क्या होगा? अब सेटलमेंट हो रहा है। क्या हो रहा है? सेटलमेंट हो रहा है कि मैं यहाँ 10,000 के बदले में तेरे को 9,000 रुपये ही दे सकता हूँ। लेना है तो ले, नहीं लेना है तो मत ले। इसको बोला जाता है फुल एंड फाइनल सेटलमेंट। तो फुल एंड फाइनल सेटलमेंट में हम किसी को पैसा भी दे सकते हैं और किसी से हमें पैसा मिल भी सकता है। तो फुल एंड फाइनल सेटलमेंट में क्या होता है? पूरा पैसा किसी को कभी भी नहीं दिया जाता। सपोज मुझे सामने वाली पार्टी को 9,000 रुपये देने थे, मतलब देख 8,500 दूंगा, लेना है तो ले, नहीं तो ये भी नहीं दूंगा। तो सामने वाला क्या करेगा? ठीक है भाई, जो आ रहा है आने दो। तो दोनों के बीच की जो डिफरेंस अमाउंट है उसे हम क्या बोलेंगे? डिस्काउंट बोलेंगे। लॉस नहीं लिखेंगे, उसे हम क्या बोलेंगे? डिस्काउंट बोलेंगे। क्लियर हो गई चीज़ें? अगर फुल एंड फाइनल सेटलमेंट में आप किसी को पेमेंट कर रहे हो, तो पेमेंट रिसीव करने वाला कौन है? कोई पार्टी होगा, क्रेडिटर्स होगा ना। रिसीव कर रहा है मतलब दे रहे हो, तो क्रेडिटर्स होगा। तो रिसीवर को क्या करोगे? डेबिट। तो क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट होगा। मान के चलते 9,000 रुपये मुझे देना था, तो भाई जितना देना था उतने से तो हिसाब खत्म होगा। कितना पैसा दे रहे हो? तो कैश पैसा जाएगा 8,500, तो दोनों के बीच में डिफरेंस कितना? तो डिस्काउंट अकाउंट। यस और नो? अगर यही चीज़ अगर मुझे मिलेगी तो ये दोनों चीज़ें क्या होंगी? डेबिट होगा और क्रेडिटर्स की जगह क्या आ जाएगा? डेटर। बस ये हो गया फुल एंड फाइनल सेटलमेंट। कोई डाउट यहाँ तक? अब हमारी 2-4 एंट्री और बची हैं, सुनिएगा। अब एक होता है एक्सपेंसेस और इनकम का केस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ भी गलती आप लोग से करवाता हूँ, देखिएगा कितनी जल्दी गलती करोगे। एक्सपेंसेस पे कर रहा हूँ मैं, एक्सपेंसेस पेड। वो एक्सपेंस कुछ भी हो सकता है, रेंट भी हो सकता है, सैलरी भी हो सकता है, इलेक्ट्रिसिटी बिल हो सकता है, कमीशन हो सकता है, इंटरेस्ट है, कुछ भी हो सकता है, एनी काइंड ऑफ। तो एक्सपेंस पेड हो रहा है, तो इसमें 2 आइटम आएंगे। एक्सपेंसेस पेड होगा तो सबसे पहले उस एक्सपेंस का नाम क्या आएगा? उस एक्सपेंस का नाम, नेम ऑफ एक्सपेंस। और कभी भी चीज़ पेमेंट होती है तो पेमेंट करोगे तो पैसा जाएगा कि नहीं जाएगा? तो यहाँ पर क्या लिखोगे? कैश। क्या लिखोगे यहाँ पर? कैश। अगर चेक से पेमेंट करोगे तो बैंक। तो ये क्या होगा? हमेशा पैसा जाएगा, तो क्रेडिट और एक्सपेंस है, नॉमिनल अकाउंट डेबिट। कोई डाउट? अब यही चीज़ अगर मुझे इनकम रिसीव हो रही होती, एक्सपेंस के बाद अब क्या आया? इनकम। इनकम मुझे रिसीव हो रही होती, इनकम रिसीव्ड, पैसा आएगा कि नहीं आएगा? पैसा आएगा तो क्या होगा? और क्रेडिट में क्या करोगे? उस इनकम का नाम, जैसे कमीशन मिला तो टू कमीशन,
रेंट मिला तो टू रेंट, इंटरेस्ट मिला तो टू इंटरेस्ट, डिविडेंड मिला तो टू डिविडेंड, हाँ या ना। क्रेडिट में क्या लिखोगे? इनकम, हाँ या ना। कोई डाउट ये चारों में? सर ये दोनों में कोई डाउट? अब गलती क्या होगी सुनना। मान लो सैलरी पेड टू राम लिखा, चलो एंट्री बुलवाता हूँ किसी से। चलो माखीजा बोलो एंट्री। सैलरी पेड टू राम, सब तुमको सुन रहे हैं, सही जवाब देना। और रेंट रिसिप्ट फ्रॉम राम लिखता है तो रेंट रिसिप्ट हुआ तो क्या एंट्री होगी? ये तो समझाया बेटा, रेंट रिसिप्ट हुआ तो इनकम है, कैश अकाउंट डेबिट, तो उस इनकम का नाम। ये राम का कोई मतलब है कि नहीं? तो जब भी कोई इनकम की बात हो या कोई एक्सपेंस की बात हो तो उस केस में नेम ऑफ पार्टी को हम क्या करेंगे? टोटली इग्नोर करेंगे। कई लोग टू राम लिख देते हैं, समझ में आ रहा है? गलती होती है, प्लीज़ इनको ध्यान रखना, स्पेशली बोल रहा हूँ। गलती करोगे एग्जाम में ये भी दिखेगा, देख लेना, गारंटी है, बोल रहा हूँ दिखेगा। ठीक, अब हमारे दो टाइप के एक्सपेंस होते हैं, एक प्रीपेड एक्सपेंस होता है और एक आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। तो प्रीपेड एक्सपेंस की जर्नल एंट्री क्या लिखोगे? प्रीपेड एक्सपेंस है तो प्रीपेड एक्सपेंस अकाउंट क्या होगा? डेबिट टू एक्सपेंस अकाउंट। कहने का मतलब है जैसे मान लो मैंने रेंट प्रीपेड किया हुआ है, क्या प्रीपेड किया हुआ है? रेंट। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? प्रीपेड रेंट अकाउंट डेबिट प्रीपेड रेंट अकाउंट टू टू रेंट अकाउंट। क्लियर है? जो भी खर्चा प्रीपेड है उसका नाम। क्लियर? अब मान लो सैलरी आउटस्टैंडिंग है, सैलरी पैसा मुझे किसी को देना है, तो क्या एंट्री होगी? सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट। सैलरी अकाउंट डेबिट टू क्या होगा? आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट। यस और नो? कोई डाउट? अब वैसे दो टाइप की इनकम होती है, एक होती है अक्रूड इनकम और दूसरी होती है अनअक्रूड इनकम। तो अक्रूड इनकम के केस में क्या करना है? अक्रूड इनकम का मतलब क्या होता है बताओ? चलो कोई भी, चलो दीपांश तुम बताओ बेटा। गलत। अक्रूड इनकम मतलब पहले से नहीं मिलती, मैंने सर्विस दे दी पर मुझे अभी तक पैसा नहीं मिला है, राइट टू रिसीव है मेरा, पर सामने वाली पार्टी ने अभी तक मेरा पैसा नहीं दिया, इसको बोलते हैं अक्रूड इनकम। तो अक्रूड इनकम के केस में क्या करोगे? अक्रूड इनकम डेबिट टू उस इनकम का नाम, तो टू इनकम अकाउंट। जैसे मुझे क्या हुआ, ट्यूशन फीस लेनी थी, मैंने तुम लोगों को पूरा पढ़ा दिया पर ट्यूशन फीस अभी तक रिसीव नहीं हुई है, तो अक्रूड ट्यूशन फीस अकाउंट डेबिट, अक्रूड क्या लिखूंगा? ट्यूशन फीस अकाउंट डेबिट टू ट्यूशन फीस अकाउंट। आया समझ में? वैसे ही अगर अनअक्रूड रहती, अनअक्रूड मतलब क्या हुआ, मैंने देख लिया बच्चे डिफॉल्टर में पैसा देते ही नहीं, खा के भाग जाते हैं, तो मैंने क्या किया, एडवांस में लेना चालू कर दिया, मतलब भैया 2 दिन का डेमो है, पैसा लाओ और जाओ, उसके बाद आओ ठीक, नहीं आओ ठीक, मैं करवा लूँगा बाकी तो कवर। तो अनअक्रूड इनकम मेरे लिए लाइबिलिटी बन जाती है, इसलिए उल्टी एंट्री होगी। इनकम क्या करोगे? डेबिट करोगे टू अनअक्रूड। ये सब चीज़ें क्यों होती है इसका रीज़न मैं फाइनल अकाउंट में बताता हूँ, मैंने बताया हुआ भी है। एडजस्टमेंट एंट्रीज होती हैं, क्या एंट्री होती हैं? एडजस्टमेंट एंट्रीज होती हैं। क्लियर हो गई ये सारी चीज़ें? अब आती है कुछ जर्नल एंट्रीज और, ध्यान से सुनना। जो गुड्स है मेरे बिजनेस में, अगर मैं उन्हें पर्सनल यूज़ के लिए विड्रॉ कर लिया तो ड्राइंग टू परचेज। अगर मैंने उन्हें फ्री सैंपल में दिया, एडवर्टीजमेंट टू परचेज। अगर मैंने उसे डोनेशन या चैरिटी में दिया तो डोनेशन या चैरिटी डेबिट टू परचेज, हाँ या ना? अगर वो लॉस हो गई, लॉस बाय थेफ्ट हो गई या लॉस बाय फायर, समझना ये इंपॉर्टेंट है। मान लेते हैं गुड्स लॉस्ट बाय फायर, गुड्स लॉस्ट बाय फायर 10,000 रुपीज़, रुपीज़ 10,000। इसकी जर्नल एंट्री में क्या लिखूंगा? लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट होगा, हाँ या ना? टू क्या लिखेंगे? टू परचेज अकाउंट। तो यहाँ पर लिखेंगे लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट, लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। कितना रुपए? 10,000 रुपये। यस और नो? कोई डाउट? अब मान के चलते हैं इस गुड्स का आपने इंश्योरेंस करवा के रखा हुआ है, तो ये पैसा आप किससे मांगने जाओगे?
इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम लॉन्च करोगे कि नहीं करोगे? तो जब क्लेम लॉन्च करोगे तो आप क्या लिखोगे? इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट टू लॉस बाय फायर। आप हमेशा पूरा पैसा मांगते हो कि नहीं? और इंश्योरेंस कंपनी पूरा पैसा देगी? कभी नहीं देगी। मान के चलते इंश्योरेंस कंपनी ने एक्सेप्ट किया, आई एम यूजिंग वर्ड एक्सेप्ट, नॉट पेड। इंश्योरेंस कंपनी एग्री कर रही है, प्रॉमिस कर रही है, हाँ जैसे तुम लोग प्रॉमिस करते हो ना हम शादी करेंगे, बट करते हो क्या? नहीं करते हो। वैसा वाला प्रॉमिस इंश्योरेंस कंपनी कर रही है, लेकिन इंश्योरेंस कंपनी प्रॉमिस कर रही है तो देगी, तुम लोग जैसे धोखा नहीं देगी, ठीक है? तो इंश्योरेंस कंपनी कमिट कर रही है तुमको मैं 7,000 रुपीज़ पे करूंगी, तो मुझे इंश्योरेंस कंपनी से क्या मिलने वाला है? मिलने वाला है, यूजिंग वर्ड मिलने वाला है, पर मिला नहीं है, तो वो रिसीवेबल होगा कि नहीं होगा? तो इंश्योरेंस क्लेम रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, इंश्योरेंस क्लेम रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, कितना? 7,000 की बात हुई है, कितने में से? 10,000 में से कितने मिलने की बात हुई है? तो कितने का नुकसान? 3। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या लिखेंगे? डेबिट, कितना रुपए? 2। किससे मिलेगा? क्रेडिट द गिवर, कौन है गिवर? इंश्योरेंस कंपनी है, हाँ या ना? तो 2 इंश्योरेंस कंपनी, कितना रुपए? ये एंट्री क्लियर हुई कि नहीं हुई? कोई डाउट? नहीं। अब आगे बढ़ते हैं, आगे सुनिएगा मेरी बात ध्यान से। अगर मान के चलते हैं आपने बैंक में पैसा जमा किया, कहाँ पैसा जमा कर रहे हो? बैंक में। तो बैंक रिसीवर है कि नहीं है? बैंक डेबिट टू पैसा जाएगा कैश। अब इस बैंक में जब आप पैसा जमा किए तो इस पैसे को आप क्या करोगे? विथड्रॉ करोगे कि नहीं? अब ये जो विड्रॉवल है वो 2 पर्पज़ के लिए हो सकता है। पहला हो सकता है ऑफिशियल पर्पज़ के लिए, यानी कि बिजनेस के लिए, और दूसरा क्या हो सकता है? पर्सनल पर्पज़ के लिए। तो अगर आप इसे ऑफिशियल पर्पज़ के लिए यानी कि बिजनेस पर्पज़ के लिए कर रहे हो तो इस एंट्री को रिवर्स कर दो, तो कैश डेबिट टू बैंक। अगर पर्सनल के लिए तो पर्सनल के लिए अगर कुछ भी वर्ड आया तो ड्राइंग डेबिट, क्या डेबिट? ड्राइंग डेबिट टू क्या होगा? बैंक, हाँ या ना? अगर मान लो मैंने कोई पर्सनल एक्सपेंसेस पे किए, जैसे इनकम टैक्स पे किया, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया, किसी की शादी में जाके गिफ्ट दे के आ गया, तो ये सब मेरे क्या है? पर्सनल खर्चे हैं। तो पर्सनल खर्चे जब भी होंगे तो क्या डेबिट होगा? ड्राइंग अकाउंट डेबिट लिखोगे, टू क्या लिखोगे? कैश अकाउंट, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अगर चेक से पेमेंट किए, एनईएफटी किए, आरटीजीएस किए, फोन पे किए, गूगल पे किए, तो सब बैंक के थ्रू हो रहा है, तो टू बैंक। क्लियर है यहाँ तक की इंटरेस्ट? अब मान के चलते हैं, सुनिएगा आगे, मुझे किसी से चेक मिला, क्या मिल रहा है मुझे? चेक मिल रहा है, मान के चलते हैं आज, आज कौन सी तारीख है? 17 मार्च, सुबह के 8 बजे मुझे किसी ने चेक ला के दिया 5,000 रुपये का। कितने रुपए का चेक ला के दिया? मान के चलते हैं समर ने अपनी फीस का 5,000 रुपये चेक मुझे दिया, 1,000 कैश में दिया हुआ है, ठीक है? तो 5,000 रुपये उसने मुझे चेक ला के दिया, तो इसे आज मैं बैंक में जमा करने नहीं गया, संडे कल कर लेंगे। तो मुझे आज चेक मिला और सेम डे डिपॉजिट हुआ क्या? अगर सेम डे डिपॉजिट होता तो कोई दिक्कत नहीं, बैंक टू समर, बट ये आज जमा नहीं हुआ, तो इस केस में 2 एंट्री होती हैं। पहला चेक रिसीव करने की, पहली एंट्री किस चीज़ की? चेक रिसीव करने की होगी। तो चेक जब रिसीव करोगे तो आप उसे कैश अकाउंट भी लिख सकते हो, या चेक इन हैंड, क्या लिख सकते हो? चेक इन हैंड अकाउंट, यस और नो? चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट, यस और नो? टू क्या लिखोगे? जिससे चेक मिला, तो टू समर, हाँ या ना? टू क्या लिखोगे? समर। कोई डाउट यहाँ तक? क्लियर हो गया? दूसरा, अब इस चेक को आप कभी भी जमा कर सकते हो, कल परसों कभी भी, जिस दिन आप जमा करोगे तो कहाँ जाएगा चेक? बैंक में जाएगा, तो बैंक अकाउंट क्या होगा? डेबिट टू, ये जो डेबिट हुआ तो यहाँ के क्या होगा? कैश लिखा था तो कैश लिखोगे, चेक इन हैंड लिखा था तो चेक इन हैंड लिखोगे, हाँ या ना? क्लियर हो गई चीज़ें? अब आगे सुनिएगा, बैंक में आपके पैसे जमा हैं तो बैंक आपको टाइम टू टाइम क्या करेगा? इंटरेस्ट पे करेगा। तो घर ला के देता है कि आपके अकाउंट में डायरेक्ट क्रेडिट कर देता है? डायरेक्ट अकाउंट में क्रेडिट होता है तो बैंक का बैलेंस बढ़ेगा,
बैंक बढ़ा तो बैंक डेबिट किस वजह से बढ़ा, इंटरेस्ट, तो इंटरेस्ट मेरे लिए क्या है, इनकम, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट। अब मान के चलते हैं बैंक ने आपके कुछ चार्जेस काट लिए, जैसे चेक बाउंस हो गया, बैंक में मिनिमम बैलेंस रखना था वो नहीं रखा, आपके बैंक अकाउंट में कई सारे मैसेजेस आते हैं ना, कुछ भी ट्रांजेक्शन करते तो योर अकाउंट हैज बीन डेबिटेड बाय फलाना फलाना, योर अकाउंट हैज बीन क्रेडिटेड बाय इतना, तो इनके एसएमएस चार्जेस कटते हैं, तो वो चार्जेस काट लिया, तो ये हमारे लिए क्या हुआ, एक्सपेंस। तो बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट टू बैंक। अब मान लो क्या हुआ, जो बिजनेस में पैसा लगाया हुआ था प्रोप्राइटर, तो उसे कैपिटल पे मुझे क्या देना है, इंटरेस्ट देना है मुझे, मतलब कि बिजनेस को, तो बिजनेस जब उसे कैपिटल पे इंटरेस्ट देगा तो बिजनेस के लिए वो क्या है, एक्सपेंस है, तो एंट्री क्या होगी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। अगर ड्राइंग पे इंटरेस्ट चार्ज कर रहा है, ड्राइंग टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, कोई डाउट। अगर किसी को लोन पे इंटरेस्ट पे कर रहे हो तो इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक या कैश। तो ये मोस्ट ऑफ द एंट्रीज मैंने जो थी कवर अप कर ली हैं, ये सारी जर्नल एंट्री मेरी हो गई। तो जर्नल एंट्री में इसके अलावा आपको कुछ भी चीज़ें नज़र नहीं आएंगी, ये मेरी 200% आपको गारंटी है। जो इंपॉर्टेंट चीज़ें थी, जहाँ गलतियाँ हो सकती थी, वो मैंने आपको ऑलरेडी डिस्कस कर दिया है। कोई डाउट यहाँ तक प्लीज़ पूछेंगे। हाँ, तो ये मैंने जर्नल एंट्री पूरी कवर अप कर ली है। आज के वीडियो में इतना ही है। अगले वीडियो में मैं आपको समझाने वाला हूँ जीएसटी की सारी कॉन्सेप्ट, एडजस्टमेंट भी मैं बताऊंगा, उसमें आपको मैं जर्नल एंट्री कैसे होगी जीएसटी की वो भी बताऊंगा। चलिए ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, टाटा बाय बाय।